हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि पिछली स्कीम के बाद आप लोगों ने बताया था, मैंने मत्स्य संपदा योजना को कवर किया था और आपने कहा था कि अगला जो वीडियो होना चाहिए वो बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी यानी बीएफटी जिसे कहा जाता है उस पर होना चाहिए। बायोफ्लोक जो है वो फेमस है, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा क्यों? जैसा कि आप देखेंगे, इनऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग आया, राइट? लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आया। तो सीक्वेंस से देखो तो इस टाइम पे ज्यादा चर्चा ऑर्गेनिक फार्मिंग की होनी चाहिए, जबकि ज्यादा चर्चा चल रही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में ऐसा क्या है? ऐसा ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से एनवायरनमेंट को लॉस तो नहीं होता, इको फ्रेंडली तो है, लेकिन खर्चा उसमें भी आता है। बट इंडिया की बात करेंगे तो जहां पे हमारे पास 86% हमारे जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनकी अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज्यादा अच्छा ऑप्शन है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि फिश में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। फिशरीज की बात करेंगे, फिशरीज में कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है फार्मर्स को। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना पड़ता है शुरुआत में। उसके बाद आता है उनके फीड पे अच्छा खासा कॉस्ट, और उसके बाद वहां पे जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने पड़ते हैं, जो अलार्म्स लगाने पड़ते हैं, प्लस जो वाटर फिल्ट्रेशन या वाटर रिसाइकिल या फिर वाटर को चेंज करना है, वो भी कॉस्टली होता है। अब अगर उनके फीड का और जो वाटर को रिसाइकिल करना है खर्चा है वो कम हो जाए तो फिश का ऑपरेटिंग कॉस्ट 50% से नीचे चला जाएगा। अब किसी काम को करने का अगर जो खर्चा है वो 50% से कम चला जाए तो भाई फायदा है, वो टेक्नोलॉजी फेमस होगी। अब बायोफ्लो की नहीं, पहले बात करते हैं विदाउट बायोफ्लो की। मतलब नॉर्मली मछलियां पालने तो क्या करना पड़ेगा? टैंक बनाना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, मछलियां डालनी पड़ेंगी, मछलियों को फीड खिलाना पड़ेगा। मछली जब अपने पानी के अंदर वेस्ट को डालेगी, मतलब मछली वो जो गंदगी जो पैदा करेगी है ना, यानी वेस्ट जो डालेगी पानी के अंदर, वो पानी गंदा हो जाएगा, पानी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बार बार पानी रिप्लेस हो रहा है, बार बार फीड डालना पड़ रहा है, प्लस मॉनिटरिंग और अलार्म किस लिए चाहिए होगा? बिकॉज मछली जो है वो वाटर सोल्यूबल ऑक्सीजन को लेती है। अब वाटर सोल्यूबल ऑक्सीजन जो है मछली के लिए वो आपको पानी में देना पड़ेगा। अगर आपने कभी एक्वेरियम देखा होगा, जो जनरली ऑफिस घरों के अंदर भी हो सकता है, उसमें बुलबुले से उठते रहते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि मछली को वाटर सोल्यूबल ऑक्सीजन दिया जाता है। अब अगर बड़ा सारा टैंक है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप नहीं है, लाइट चला गया, ऑक्सीजन लेवल, लाइट चली गई, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, तो मछली क्या होगी? मर जाएगी। मछली ना मरे तो लाइट जाते ही अलार्म बजना चाहिए, सर्विलेंस होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, ताकि फटाफट से जनरेटर या तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए या फिर मैं उसे स्टार्ट करूं। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ये वाला काम। चलिए अब थोड़ा आसान करते हैं। आसान करते हैं, नई जो आपकी टेक्नोलॉजी है उस पुरानी टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली, जिसे बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी या फिर बीएफटी के नाम से जाना जाता है, जिसे न्यू ब्लू रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। एक तो थी ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति, जो 1973 के अंदर आई थी। एक है आपकी ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम जो सब्सिडी देती है, 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी। और एक आपकी इस टाइम पे चल रही है न्यू ब्लू रेवोल्यूशन, जो कहा जाता है किसको? बायोफ्लोक फार्मिंग या फिर बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी को। अच्छा, बायोफ्लोक होता क्या? देखिए, फ्लोक का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, लेकिन इनके साथ वर्ड क्या लगा? बायो, मतलब लिविंग। तो जिंदा कुछ छोटे छोटे पार्टिकल डालेंगे, ऑर्गेनिज्म डालेंगे, जिससे बात बन जाएगी। क्या बात बनेगी? देखिए, दो फायदा होने वाला है। एक तो आप क्या करोगे, जब बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी की बात करूंगा तो यहां पे अकेली फिश को टैंक में नहीं डाला जाता, फिशेस के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया को भी डाला जाता है पानी के अंदर। सर कौन से बैक्टीरिया? बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो मछली को तो नहीं दिखते, लेकिन हेट्रोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, डिपेंडेंट रहते हैं। अब ये छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं, ये क्या करेंगे? जिंदा रहने के लिए मछली का जो वेस्ट होगा उसको खा जाएंगे। अब मछली अपना वेस्ट, मल मूत्र कह दीजिए यार, है ना, वो पानी में डाल रही है, बैक्टीरिया उसे खा जा रहा है। वो पानी में डाल रही है, बैक्टीरिया उसे खा जा रहा है। अब क्या होगा? पहला फायदा ये हो गया कि पानी गंदा नहीं हो रहा, पानी को बार बार रिसाइकिल नहीं करना पड़ रहा, और गंदे पानी के कारण मछली को बीमारियां भी नहीं होंगी। एक फायदा हो गया। दूसरा, इस वेस्ट को खा खा के जब बैक्टीरिया बड़ा हो जाएगा, पहले तो मछली को दिख नहीं रहा था,
अब बड़ा हो गया तो दिखेगा, जैसे ही दिखेगा मछली उसे खा जाएगी। अब मछली को क्या मिल गया? प्रोटीन सोर्स वाला फीड मिल गया, हाई प्रोटीन फीड उसे मिल गया। अब मछली को फीड मिला उसके बड़े होने के बाद, और छोटा था तो उसी को मछली का वेस्ट मिला फीड के फॉर्म में। तो पहले वो उसके सहारे जिंदा, फिर वो उसके सहारे जिंदा, तो इससे क्या हो गया? पानी को रिसाइकिल नहीं करना पड़ा, प्लस मेरा फीडिंग कॉस्ट कम हो गया। बताओ खर्चा कम होगा कि नहीं होगा? क्रांति ला रही है ये टेक्नोलॉजी, इसे कहा जा रहा है बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी। तो एक बेसिक सा आइडिया आपको मिल गया होगा कि बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी क्या होता है। अब पढ़ते हैं जरा, जो मैंने बोला कि आप प्रोटोजोआ को, एल्गी को, बैक्टीरिया को एज अ कंबाइंड यूज करेंगे फिश के साथ। बिकॉज होता क्या है, किसी भी बिजनेस में जाने के लिए आज के स्टार्टअप जो है इंडिया में, बिजनेस फेल क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को चीजें अच्छी तो लगती हैं, दिखता है कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि वो कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस है, हमारे पास नहीं है। हमें वो होना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। इसी तरह से बायोफ्लोक है, पहले फिशरीज पता होना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे? एग्रीगेट्स को यूज करेंगे और फिश स्पीशीज भी इस तरह की फिश पॉन्ड के अंदर डालेंगे जिसमें से एक हर्बीवोरस होनी चाहिए, एक डेट्रीवोरस होनी चाहिए, तो एक जूप्लैंक्टन होनी चाहिए। मतलब कि वो जैसे वेज और नॉन वेज होता है ना, तो एक शाकाहारी होनी चाहिए, एक मांसाहारी भी होनी चाहिए, कि वो मांसाहारी छोटे मोटे जीव जंतु खा लेगी, शाकाहारी जो उसके अंदर पौधे लग रहे हैं, पानी के अंदर हमें ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा, यूरिया डालना पड़ेगा, टीएसपी डालना पड़ेगा, तो जो पौधे उगेंगे उनको वो खा जाएगी। तो इससे क्या होगा? आप पूरा जो इकोसिस्टम उसे प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे, सारा जो फीड अवेलेबल है उस पॉन्ड के अंदर उसे अच्छे से यूज कर पाएंगे। अगर आपने एक मांसाहारी मछली पाल ली, जूप्लैंक्टन मछली को पाल लिया, वो तो सिर्फ बैक्टीरिया खाएगी, जो छोटे मोटे प्लांट ग्रो हो रहे हैं उनको तो खाएगी नहीं, लेकिन एक साथ में शाकाहारी भी है, अब वो खा जाएगी। तो मतलब एक पॉन्ड के अंदर जितने रिसोर्स है ना, मैं उनको अच्छे से यूज कर रहा हूं, और यही एक्सपीरियंस सिखाता है। नाउ कम टू बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी। बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी या फिर बीएफटी या फिर बीटी is defined as the use of aggregate of bacteria, algae और protozoa held together in a matrix, पानी के अंदर एक साथ डाल दिए जाते हैं, along with the particulate organism, organic matter for the purpose of improving water quality, waste treatment and disease prevention in intensive aquaculture system। बिकॉज समुद्र और नदियों वाला तो एक्सटेंसिव है, घरों के अंदर जो पॉन्ड के अंदर बना रहे हो वो तो इंटेंसिव सिस्टम होता है। अब ये वाला कौन सा है? ये वाला इंटेंसिव सिस्टम है हमारा। In other words, biofloc is a symbiotic process that include confined aquatic जो पॉन्ड के अंदर है, एनिमल हेटरोट्रोफिक जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोबियल स्पीशीज इन द वाटर। तो मछलियां और उनके वेस्ट पे जिंदा रहने वाला बैक्टीरिया, उसको डाल दो साथ में, वो वेस्ट खाता रहेगा, बाद में मछली उसको खा जाएगी। तो पानी का यहाँ पे जीरो वेस्टेज हो जाएगा या फिर मिनिमम वेस्टेज होगा, और साथ ही साथ जो फीड है अब वो कम देना पड़ेगा, बिकॉज जो बैक्टीरिया वो बड़ा होकर फीड बन जाएगा मछली के लिए, तो वो वाला भी आपको फायदा मिल जाएगा, डबल फायदा मिलेगा। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाएगा कि बैक्टीरिया जो है मछली पे डिपेंडेंट है, मछली जो है वो बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है, इसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाएगा। BFT or biofloc technology is considered as the new blue revolution, since nutrient can be continuously recycled and reused in the culture medium, benefited by the minimum or zero water exchange। कि या तो water exchange करना ही नहीं पड़ेगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। Consumption of the biofloc also provide nutritional value to culture aquatic species। This simply means that biofloc technology can be an ideal option for sustainable and environmental friendly aquaculture। आप बोलेंगे सर सस्टेनेबल तो ठीक है, क्योंकि खर्चा कम आ रहा है तो मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन अगर ही इको फ्रेंडली है तो पिछले में क्या दिक्कत है? वो कैसे इको फ्रेंडली नहीं है? भाई पिछला इको फ्रेंडली इसलिए नहीं है बिकॉज आप बार बार पानी को चेंज करते हो, पानी का ज्यादा यूज हो रहा है, तो रिसोर्सेज का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसे इको फ्रेंडली नहीं बोला जा सकता। Biofloc technology is an environmental friendly aquaculture technique based on the in situ microorganism production। in situ जैसे आप वो स्टबल मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, खेत में ही स्टबल का मैनेजमेंट कर लिया, इसी तरह से मैंने अपने पॉन्ड के अंदर ही उनका प्रोडक्शन कर लिया, तो वो इन सिटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन हो गया। कंपोजिशन एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूंगा तो अभी आपको मैंने बताया था कि जब वो बैक्टीरिया बड़ा होगा, मछली उसे खा जाएगी, तो उसके लिए प्रोटीन का सोर्स हो जाएगा। इससे अच्छा भोजन क्या हो सकता है मछली के लिए, जब उसे उसके फीड में अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाए।
तो बोला गया इट इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और इनवर्टिब्रेट और डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब क्या हो गया, जो सड़ा गला पदार्थ हो गया। It is a protein-rich live food formed as a result of conversion of unused feed and excreta। जो फीड यूज नहीं किया बैक्टीरिया उसको खा जाएगा, एक्सक्रीटा को भी खा जाएगा, तो उसका यूज करते हुए हमने क्या बना दिया, प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, लाइव फीड, जिंदा है जो, into a natural food in culture system on exposure to sunlight and vigorous aeration। सनलाइट तो वहां पे है, विगरस एरेशन भी वहां पे है, लेकिन हाँ सनलाइट ऐसा होता है कि डायरेक्ट सनलाइट के अंदर मछलियां जिंदा नहीं रह पाती, उनको ऊपर से कवर रखना पड़ता है। तो वो जो हरे रंग की शीट होती है उससे लगा दिया जाता है ताकि नीचे रोशनी तो आए बट बहुत ज्यादा हीट नहीं आनी चाहिए। जो फ्लोक का साइज होता है, पार्टिकल साइज, जो नीचे बैक्टीरिया वगैरह डाले जाते हैं, फ्लोक साइज जो है 50 से 200 माइक्रोन का हो सकता है। द ड्राइड बायोफ्लोक, सुखाए जो जाएंगे, अगर ड्राई किए गए, इज प्रपोज्ड एज एन ingredient to replace the fish meal or soybean in the feed। मतलब प्रोटीन वाली डाइट जो आपको देनी है ना, उसे मत दो। क्यों मत दो, क्योंकि ये जो फ्लोक है ना, यही क्या बन जाएंगे, प्रोटीन का सोर्स बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको बीएफटी समझ आया होगा, किस तरह से काम कर रहा है, बेसिक सा आइडिया आपको हो गया होगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन जब पढ़ेंगे और क्वेश्चन जब आंसर करेंगे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ बीएफटी की बात करते हैं, फायदे क्या होते हैं बीएफटी से। सबसे पहला तो आपको बताया, पानी ज्यादा यूज नहीं कर रहा, किस तरह का नुकसान नहीं कर रहा, तो इको फ्रेंडली हो गया। साथ साथ एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कम कर देगा, बिकॉज एनवायरमेंट नुकसान नहीं दे रहा। जुडिशियल यूज ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड तो ठीक है, पानी को वेस्ट ही नहीं कर रहे, तो उसका यूज अच्छा हो गया। लिमिटेड टू जीरो वाटर एक्सचेंज सिस्टम, पानी को एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आप बोलेंगे सर प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों होगी, भाई देखो नॉर्मल सिस्टम के अंदर तो प्रोटीन दोगे तभी मछलियां जल्दी ग्रो होंगी, वरना नहीं। लेकिन यहां तो प्रोटीन बाय डिफॉल्ट उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, तो यहां पे उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा। ये आगे क्या बोला गया, हायर बायोसिक्योरिटी। पानी के अंदर अब सिर्फ मछलियां नहीं है, अब वो बैक्टीरिया, फंजाई, एग्रीगेट्स जो है सारे, वो भी जिंदा रह रहे हैं, तो बायोसिक्योरिटी बढ़ रही है ना, बायोडाइवर्सिटी हमारी बढ़ रही है। reduces water pollution and mitigate the risk of introduction of spread of pathogen, because पानी साफ रह रहा है तो भाई सब बीमारियां नहीं फैलेंगी। It reduces the utilization of protein rich feed and cost of standard feed, because प्रोटीन बैक्टीरिया से आ रहा है तो प्रोटीन वाले फीड का खर्चा कम हो जाएगा। It reduces the pressure on the capture fisheries। कैप्चर फिशरी मतलब जिससे आप समुद्रों से निकाल रहे हो, नदियों में से निकाल रहे हो, तो मछलियां कम होती जा रही हैं। तो अगर हम बायोफ्लोक के अंदर प्रोडक्शन करेंगे तो वहां से कम निकालनी पड़ेगी, मतलब वहां से प्रेशर कम हो जाएगा। यूज ऑफ चीपर फूड फिश एंड ट्रैश फिश फॉर द फिश फीड फॉर्मुलेशन, तो वहां से कम निकालोगे, घर के अंदर ही पालोगे, तो उससे क्या होगा, जो मछलियां हमें फ्यूचर के लिए चाहिए, हमारे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए चाहिए, न्यूट्रिशनल हमारे जो गोल है उनको फुलफिल करने के लिए चाहिए, तो जिस आज जो ओवर फिशिंग है जिसको सरकार मना करती है, वो इस तरीके से हो सकता है कि मछलियां वहां से ना निकाली जाए, डायरेक्ट घरों के अंदर पाली जाए। नुकसान क्या होंगे इससे, डिसएडवांटेज में आ गया इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द विगरस कॉन्टिन्यूस एरेशन एंड मिक्सिंग। पहले तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, वो तो है नॉर्मली यार, वो लाइट वाला बैकअप वाला सिस्टम है, अलार्म वाला, मॉनिटरिंग वाला, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी तो रिक्वायर्ड है अच्छी खासी। शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम ड्यू टू एलिवेटेड वाटर रेस्पिरेशन रेट, थस मॉनिटरिंग, अलार्म एंड इमरजेंसी पावर सप्लाई आर रिक्वायर्ड। आपको पहले ही बता दिया, ऑक्सीजन लेवल कम जाते ही मछलियां मरना स्टार्ट होती है, प्रॉन्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो भाई साहब करना क्या है, सारा टाइम आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, ये शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम है, या तो ये कि सुबह लाइट चलेगी शाम को आ जाएगी फिर तो दिक्कत नहीं है, बट कुछ ही मिनट्स के अंदर नुकसान हो सकता है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है। स्टार्टअप पीरियड रिक्वायर्ड, आपको जो पैसा लगा दोगे पहले ही महीने तो पैसा आएगा नहीं वापस, कम से कम 8 महीने लगेंगे, जब मछली बड़ी होगी और मार्केट में बेचोगे और पैसा आएगा, स्टार्टअप पीरियड रिक्वायर्ड है। प्लस पीएच जब कम होगा तो बढ़ाने के लिए लाइम डालना पड़ेगा, मतलब एल्किनिटी सप्लीमेंट आपको देने पड़ेंगे, वो भी खर्चा आएगा, तो वो भी क्या हो गया, डिसएडवांटेज। अब बात है कि चलो ठीक है सर डिसएडवांटेज है लेकिन फायदे ज्यादा हो रहे हैं, न्यू ब्लू रेवोल्यूशन आप कह रहे हो, मैं भी इंटरेस्टेड हूं, बिकॉज सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जॉब ही सब कुछ नहीं होता है ना। अगर आपके पास ये है तो किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं, बस हमेशा जिंदगी में एक ही काम कीजिए, उस फील्ड में परफेक्शन लेके आइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। नेगेटिविटी जहां मिले वो किसी के लिए और किसी भी टाइप में ना, उससे बचिए, बिकॉज नेगेटिविटी आपकी लाइफ को ना एक ऐसी स्टेज पे एंड करेगी जहां से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके,
स्पीशीज हम बायोफ्लो के अंदर किस किस कौन कौन सी रियर कर सकते हैं? सबसे पहले तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एयर ब्रीदिंग फिश। आपको पता है एयर ब्रीदिंग फिश क्या होती है? एक तो वो फिश होती है जो पानी के अंदर ही सांस ले सकते हैं, कुछ ऐसी कि पानी में ऑक्सीजन ना मिले तो पानी के ऊपर आ जाते हैं, उनके हेड पे एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है जिससे वो हवा में सांस ले लेती है। इससे बेस्ट क्या होगा यार? लाइट चली गई, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, बट मछली मरेगी नहीं, क्यों? ऊपर आके सांस ले लेगी। तो एयर ब्रीदिंग फिश इस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। एयर ब्रीदिंग के अंदर सिंगी है, मगुर है, पाबडा है, या फिर आपकी एनाबास है, या फिर पेंगवासिस है। ये सारे अच्छे ऑप्शन कंसीडर किए जाते हैं। नॉन ब्रीदिंग के अंदर कॉमन कार्प हो गया, रोहू हो गया, टिलापिया है, मिल्क फिश एटसेट्रा है। या फिर शेलफिश के अंदर, शेलफिश मतलब जो आपकी इनवर्टिब्रेट है, रीढ़ की हड्डी तो क्या है जिसमें हड्डी नहीं है यार, मछली में तो कांटा वाटा होता है ना, श्रिम्प के अंदर कहां होता है? प्रोन के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो शेलफिश जैसे कि व्हाइट लेग श्रिम्प हो गया या फिर आपका टाइगर श्रिम्प हो गया, इनको भी बायोफ्लोक के अंदर पाला जा सकता है। ये अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। इससे एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी, इससे फीड की रिक्वायरमेंट कम होगी, कॉस्ट इससे कम हो जाएगा, प्रोडक्शन इससे दूसरे सिस्टम से ज्यादा आएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, खर्चा घट रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए? इसलिए इसे न्यू ब्लू रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। ये था हमारा BFT। अब है इसके 5 क्वेश्चन जो आपको आंसर करने हैं। कोशिश करिएगा पांचों सही होने चाहिए। आज आप 5 क्वेश्चन आंसर करेंगे और कल रात को टेलीग्राम चैनल एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पे इसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन और लाइव होंगे। तो 5 ये आंसर कीजिए अभी के अभी और 10 क्वेश्चन वहां पे आंसर कीजिएगा। 15 क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगला नई स्कीम के साथ नई वीडियो को लेके आऊंगा। आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं डेफिनेटली उससे वर्क करूंगा। बिकॉज मैं बायोफ्लोक नहीं पढ़ा रहा था, स्कीम के साथ चल रहा था, लेकिन आपने कहा तो मैंने इसे कवर किया। अगला नेक्स्ट स्कीम के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्विज को आंसर कीजिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।